दोस्तों नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई शमनपुर। दोस्तों आज फिर हम कक्षा 8 के लिए विज्ञान भारती भाग 3 से पाठ 8 किशोर अवस्था पाठ के सारे प्रश्नों को के जवाब को लेकर के आया हूं। किशोर अवस्था के बारे में मैं जो पढ़ा, पूरी किताब बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। ये हमारे किशोर अवस्था को समझने का बहुत बेहतरीन कारण बन सकता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे सुनहरा और निर्णायक समय होता है। यही वह उम्र है सपनों को पहचानने का, आदत बनाने का और दिशा तय करने का होता है। मित्रों, यह उम्र ऐसा होता है जिसमें हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा होता है, जुनून होता है और जिज्ञासा होता है। बस जरूरत है सही दिशा, मजबूत संकल्प लेने का और उस पे एक्शन लेने का। मित्रों याद रखिए, तुम्हारे आज के फैसले से तुम्हारा आने वाला भविष्य बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बने तो आपको ध्यान देना है। मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों के राय आपके रास्ते में बाधा बन सकती हैं, लेकिन आपका सपना आपको आगे बढ़ा सकता है। खुद पर विश्वास रखो, लक्ष्य तय करो और हर रोज छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आप अपने इस किशोर अवस्थे में ही सोच को जीत लेते हैं अगर, तो फिर दुनिया को जीतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए आज हम किशोर अवस्था पाठ के और उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उनका जवाब क्या है। मित्रों के किशोरावस्था किसे कहते हैं, हमारा प्रश्न है जो कि ग्रीन बॉक्स में है। तो मित्रों इसका जवाब है जीवन काल की वह अवस्था या अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। मित्रों ये देखिए नीले बॉक्स में है। किशोरा अवस्था 11 से 12 वर्ष के बीच से शुरू हो जाता है, प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। मित्रों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बॉक्स में देखते हैं हम। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। अगर मित्रों देख पा रहे हैं तो ये जो लाल वाला बॉक्स है, इस प्रश्न का जवाब है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन में लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जनन अंगों में परिपक्वता एवं स्वेद तथा तैल ग्रंथियों की सक्रियता आदि शामिल हैं। मित्रों किशोरा अवस्था में मानसिक परिवर्तनों में संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि लक्षण परिलक्षित होते हैं। आइए मित्रों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मित्रों प्रश्न है नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम लिखिए। नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मित्रों अगर हम उनके जवाब को देखेंगे तो हमारा उसका जवाब है श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि। ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं? नलिका विहीन। आइए मित्रों अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर मित्रों हम नजर डालें तो कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं? कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं? तो मित्रों उसका जवाब है यहाँ नलिका विहीन ग्रंथियों का अगर नाम आए तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। आइए मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग तो देखते हैं। मित्रों प्रश्न है किशोरावस्था में वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है? तो मित्रों ये जो वृषण होता है ये पुरुष का हार्मोनल अंश है। इस हार्म अंग द्वारा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन या स्राव शुरू हो जाता है। अगला मित्रों प्रश्न है, मित्रों ये गुलाबी वाले बॉक्स में है। अंडाशय से स्रवित स्त्री हार्मोन्स का नाम लिखिए। जब कहीं भी स्त्री हार्मोन्स का नाम आए मित्रों तो वहां पे हम सिर्फ एक चीज याद कर लें, एस्ट्रोजन। अगर पुरुष हार्मोन्स का नाम आए टेस्टोस्टेरॉन या स्त्री का नाम आए तो एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स मित्रों एक दूसरे के खासतौर से महिला और पुरुष में पाए जाते हैं। मित्रों अगला जो प्रश्न है उस पे देखते हैं, नजर डालते हैं। ये पीले वाले बॉक्स में है मित्रों, लिखा गया है
मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मित्रों ये बहुत ही आसान, बहुत सरल है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र। अगर संख्या में पूछें तो 46 गुणसूत्र, अगर वैसे पूछें तो 23 जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो दो का पेयर्स होता है मित्रों। इस तरह से आगे आइए, आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है, स्त्री में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? इसका बहुत आसान है। स्त्री में 2x लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात XX जिसको बोलते हैं मित्रों। और अगला प्रश्न है, मित्रों, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो पुरुष में मित्रों X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। दो गुणसूत्र इसमें भी हैं, लेकिन एक X होता है, एक Y होता है। लेकिन स्त्री में जो गुणसूत्र होता है वो 2X यानी XX होता है। आइए मित्रों आगे चलते हैं, देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, अगर हम देखते हैं, यहाँ है मित्रों, समाज में शिशु लिंग की असमानता को दूर करने के लिए वर्तमान में कौन सी महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है या चलाई जा रही है? तो इसका जवाब है मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मित्रों अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तंबाकू जो हम लोग खाते हैं मित्रों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? मित्रों ये तंबाकू जो खतरनाक बीमारी बन चुकी है, इसको लोग खाते हैं, इसके लिए सरकार की कोशिश है कि लोग इसको छोड़ देना, यूज करें। 21 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आइए मित्रों अगला प्रश्न हम देखते हैं। मित्रों एक वैज्ञानिक थे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कथन है? अगर हम इनका जवाब देखेंगे तो मित्रों वो है स्टैनले हाल। उन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टैनले हाल। मित्रों इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मित्रों कुछ धूम्रपान या मादक पदार्थों के नाम लिखिए। मित्रों जो लोग धूम्रपान या मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनका अगर हम नाम के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए इतनी बड़ी संख्या है। मित्रों कुछ धूम्रपान या मादक पदार्थों के नाम लिखिए। तो तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि हैं। तो मित्रों इसको हमें इससे बचना है। ये एक महामारी के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। इससे हम बचेंगे, बचाएंगे तो हमारे समाज को अच्छे व्यवस्थित दिन देखने को मिलेंगे। मित्रों अगला प्रश्न है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगर हम धूम्रपान और मादक द्रव्यों से होने वाले वर्णन पे आते हैं तो ये इतना है मित्रों, ये पूरा। आइए मित्रों अगर देख पा रहे हैं तो ये रेड वाले बॉक्स में प्रश्न ऊपर है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है। इन धूम्रपान या मादक द्रव्यों के प्रयोग से आंतरिक अंगों की क्षति पहुंचती है। इनके प्रयोग से शरीर की तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है। धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। मित्रों हमने आपको पढ़ाते समय ये सारी चीजें पढ़ाया था कि हमारे जो है मादक द्रव्यों और धूम्रपान को प्रयोग करने से खासतौर से तंत्रिका तंत्र अर्थात हमारे दिमाग पे सीधा प्रभाव डालता है। संवेदनशीलता जो है शून्य कर देता है या कम कर देता है। हमारा श्वास संबंधी फेफड़े को कमजोर कर देता है एवं यकृत को बीमार कर देता है। मित्रों अगर हमारे इस प्रश्नों पढ़ने से आपको कोई थोड़ा भी फायदा हो रहा तो कोशिश करिए कि अपने आसपास जो हित मित्र खास मित्र हैं उनको भी इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उनका भी जीवन में सफलता के लिए रास्ता प्रशस्त करिए। मित्रों आपका एक छोटा सा काम किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। ऐसा करके आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे।
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम विश्व जनसंख्या दिवस पे जाते हैं तो देखते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। मित्रों अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। अगर हम जनसंख्या वृद्धि के कारण पे आते हैं तो हम पाते हैं मित्रों, जनसंख्या वृद्धि के कारण पे अगर हम लोग देखते हैं तो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है मित्रों, जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित कारण हैं, एक नहीं कई कारण हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला है देश की गर्म जलवायु, अर्थात हमारे देश भारत में जलवायु गर्म है, जहाँ पे हमेशा जनसंख्या वृद्धि के कारण का कारण बनता है। कम उम्र में विवाह, मित्रों हमारे देश में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों का कम समय में शादी हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे जो है बच्चों को पैदा करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो जाता। मित्रों तीसरा कारण है परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी। और मित्रों जैसे परिवार नियोजन के लिए जो कारण है उपाय हैं उनके बारे में हम बातचीत खुलकर नहीं करते हैं, और कोई बात करता है तो उसे बेशर्म के नाम से लोग संबोधित करने लगते हैं, जबकि ऐसी समस्याओं पे हमें खुल के बात करनी चाहिए। मित्रों चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों की में बढ़ोतरी। मित्रों चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ने के कारण हमारा जो जन्म दर है वो बढ़ गया है, और जन्म दर के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि का कारण भी बढ़ गया है, और तमाम रोगों की रोकथाम की वजह से मृत्यु दर घट गया है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई है। विवाह की अनिवार्यता, मित्रों भारत ऐसे देश में हर व्यक्ति का विवाह होना अनिवार्य है, ऐसी हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जिसके कारण भी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। यौन शिक्षा का अभाव, मित्रों भारत में यौन शिक्षा खुलकर न दी जाती है, न हमारे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक यौन शिक्षा के बारे में जानकारी है, और किसी भी शिक्षा के अभाव में उसमें समस्या ही आती है, जिसका परिणाम है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है रेड बॉक्स में है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो आइए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो मित्रों पहली समस्या हमारी है, अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में कमी आ रही, जिसके कारण हमारे शरीर में देश में गरीबी आ रही है, हमारे देश में लोगों में निर्धनता छा रही है, और देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा है मित्रों खाद्य सामग्री में कमी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को पोषण युक्त संपूर्ण भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है। दाल मिलता है तो सब्जी नहीं, सब्जी मिलता चावल नहीं, इस तरह से लोग मैनेज करके जिंदगी बिता रहे हैं, और कम पोषण युक्त भोजन से अपने आप को पोषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां और कमजोरियां छाई हुई हैं। मित्रों अगला ये देखते हैं, अगला है आवास सुविधाओं की कमी। मित्रों समाज में तमाम ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे, परिवार को देखेंगे जो आवास के अभाव में नीचे आसमान के नीचे खुले में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। और अगला है मित्रों अगर देखेंगे तो अगला है पर्याप्त आहार न मिल पाने की से कुपोषण। पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण, वही अब पर्याप्त आहार का मतलब है कि जब खाद्य सामग्री में पोषण नहीं मिलेगा तो आदमी कुपोषित होकर कम स्वास्थ्य से कमजोर हो जाता। मित्रों पांचवा है स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना। जब हमारे शरीर में कुपोषण आ जाता है तो हमारा स्वास्थ्य स्तर भी गिर जाता है और बहुत कमजोर हो जाते हैं लोग। चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी। मित्रों जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी चिकित्सा के नाम पे इतनी लंबी भीड़ होती है कि उसमें जो है सारे लोगों का चिकित्सा भी नहीं हो पाता सही से। परिवहन में आप देखिए रेल हुआ, ट्रेन, आप बस हुआ, या जो है तमाम सड़कों पे देखिए भीड़ एकदम भरी रहती है, क्योंकि सुविधाओं की कमी हो जाती है ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। मित्रों अगला है
रोजगार की कमी और अंतिम है अपराध में वृद्धि। मित्रों, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, खाने पीने को नहीं पाते हैं, तो तरह तरह के अपराध में चले जाते हैं, जिसके कारण अपराध नए नए तरीके से अपराध किए जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं मित्रों। इन समस्याओं से निजात पाने का एक ही रास्ता है, हमें जनसंख्या वृद्धि पे ध्यान देना है, ताकि जनसंख्या वृद्धि ना होने पाए और हमारे समाज का नुकसान ना हो। आइए आगे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। तो मित्रों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवार कल्याण की प्रमुख योजनाएं ये हैं: मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा आदि जो है परिवार कल्याण योजनाएं हैं। मित्रों, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मित्रों, मिशन इंद्रधनुष पर संक्षिप्त टिप्पणी की जब बात आती है, तो इसको हम अगर देखते हैं तो ये देखिए रेड बॉक्स में पूरा पूरा मिशन इंद्रधनुष पे संक्षिप्त सामान्य टिप्पणी है। मित्रों, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा तथा हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है। और मित्रों, इसके साथ साथ मित्रों अगला प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है मित्रों। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो मानव में हमारे पास जो बच्चे पैदा होते हैं, कब लड़का पैदा होते हैं और कब लड़की पैदा होती हैं, इनको समझाने के लिए वैज्ञानिक तरकीब से जो शोध किया गया उसके आधार पे युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो आइए देखते हैं कैसे जो है लिंग निर्धारण होता, अर्थात हमें कब लड़का पैदा होगा और कब लड़की पैदा होगी, इसको अगर जानना है तो आपको यहाँ तक पढ़ना होगा। मित्रों, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा, अभी हमने आपको बताया था 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक जोड़ा एक्स तथा वाई, एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। फिर से देखिए, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, एक जोड़ा गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। जब पुरुषों का एक्स तथा वाई गुणसूत्र स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। आइए उसको देखते कैसे निर्धारित होता है। जब युग्मनज में प्रकृति में एक्स वाई होता है, अर्थात जब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स गुणसूत्र आता है, तब नवजात शिशु लड़का पैदा होता है। एवं युग्मनज में प्रकृति एक्स एक्स अर्थात पुरुषों से एक्स आ गया और स्त्रियों का एक्स आ गया, तो ऐसा होने पर नवजात शिशु लड़की पैदा होती है, अर्थात लड़का या लड़की पैदा होने में पुरुषों का ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसा उनका गुणसूत्र होगा वैसा ही लिंग निर्धारण होगा। मित्रों, अगर लड़की होती है तो समझिए कि वह एक्स गुणसूत्र के कारण हुआ है जो पिता से मिला है, अगर लड़का होता है तो वाई गुणसूत्र के कारण है जो कि पिता से मिला हुआ है। माँ केवल एक्स गुणसूत्र दे सकती है क्योंकि माँ के पास दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। आइए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्या कारण है कि किशोरों की आवाज भारी तथा किशोरियों की आवाज मधुर होती है? किशोर, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अर्थात वो 11 साल 12 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो उनकी आवाज में भी परिवर्तन आता है। ऐसा क्यों होता, तो आइए इसको देखते हैं। सब वैज्ञानिक कारण बताए जा रहे हैं मित्रों। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिंग्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि
एडम्स एप्पल कहा जाता है। लड़कियों में स्वरयंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वरयंत्र उच्च तारत्व अर्थात पिच वाला होता है, जबकि लड़कों के का स्वर गहरा तथा भारी होता है। इसीलिए किशोरों की आवाज भारी और किशोरियों की आवाज मधुर हो जाता है। मित्रों, समझ में आ गया होगा। और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। अंतिम प्रश्न है, क्या कारण है कि किशोर अवस्था में कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं? तो आइए देखते हैं कारण को। अगर हम कारण को देखते हैं तो यहाँ से श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाने के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे निकलने लगते हैं। इस तरह से मित्रों, आज हम किशोरावस्था के सारे प्रश्नों को पढ़े। हमें अपेक्षा है कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए हैं और इसको ढंग से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। साथ में आप एक नेक काम भी करेंगे, इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लेंगे, ताकि जो भी प्रश्न आते हैं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपने पाठ को पढ़ करके आगे बढ़ें। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू।